Hello students, this is DPC, faculty in Biology. In today's class, we will discuss about some important master question for the NEET 2020. आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं NEET 2020 में कौन कौन से जो क्वेश्चंस हैं उनके जो आने की जो पॉसिबिलिटी है ओके वो ऑलमोस्ट 100% होती है, लेकिन उनके जो फॉर्मेट होते हैं, जो लैंग्वेज होता है वो डिफरेंट लैंग्वेज में पूछे जा सकते हैं। तो हम आज से कुछ सीरीज चालू कर रहे हैं, मास्टर क्वेश्चन का सीरीज। उसमें मैं पूरा ह्यूमन फिजियोलॉजी के क्वेश्चन कवर करूंगा, ह्यूमन रिप्रोडक्शन के क्वेश्चन कवर करूंगा, किंगडम एनिमलिया के क्वेश्चन कवर करूंगा और एवोल्यूशन ऑरिजिन ऑफ लाइफ के क्वेश्चन अपने कवर होंगे। तो आप मान के चलिए, अगर आपने इनका कॉन्सेप्ट ध्यान में दे दिया है तो नीट 2020 के लिए बहुत ही आपके लिए यूजफुल है, इस पे आपको ध्यान देना है। देखिए, आप पहला क्वेश्चन है, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी इज वेयर। इंस्पिरेटरी कैपेसिटी जनरली जो कैपेसिटी होगा वो वॉल्यूम से मिलके बनता है। ओके, अब यहाँ पे कुछ वॉल्यूम मेंशन करे गए हैं। TAV, दिस इज द टाइडल एयर वॉल्यूम। IRV, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ERV, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। एंड RAV, दिस इज द रेसिडुअल एयर वॉल्यूम। अब देखिए, इसमें अपन इसको डिफाइन भी करेंगे तो बहुत सारी चीजें आपको क्लियर होती जाएगी। TAV का मतलब अपन कैसे डिफाइन कर सकते हैं? इट इज द वॉल्यूम ऑफ एयर विच कैन इनहेल और एक्सहेल इन वन नॉर्मल ब्रीथ। मान लो मैं नॉर्मल हूं, मैं इनहेल जो कर रहा हूं, जो एक्सहेल कर रहा हूं, दिस इज द TAV एंड इट्स अमाउंट इज 500 ml। तो टाइडल एयर वॉल्यूम को अपन ने कैसे डिफाइन किया? इट इज द वॉल्यूम ऑफ एयर which can inhale or exhale, that is inspire and expire in one normal breath, and its amount is 500 ml. Clear? IRV, inspiratory reserve volume, ये देखिए क्या होता है? It is the volume of air which can inspire forcefully above TAV. TAV के ऊपर मैं कितना forcefully inhale कर सकता हूं, दिस इज द IRV। जैसे मैंने क्या किया, 500 नॉर्मल लिया, उसके ऊपर मैं कितना फोर्सफुली इनहेल कर सकता हूं, दिस इज द IRV। इसका जो अमाउंट होगा इज 3000 ml। क्लियर? उसके बाद होगा एक्सपायरेटरी वॉल्यूम या एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इट इज द वॉल्यूम ऑफ एयर विच कैन एक्सहेल फोर्सफुली अबव TAV। नॉर्मल एक्सपिरेशन के बाद मैं कितना फोर्सफुली एक्सपायर कर सकता हूं, जैसे मैंने 500 एक्सपायर किया, उसके बाद दिस इज द ERV। 500 नॉर्मल एक्सपायर करने के बाद मैं फोर्सफुली कितना एक्सपायर कर सकता हूं, दिस इज द ERV एंड इट्स अमाउंट इज 1100 ml। इसका अमाउंट कितना हो गया? 1100 ml। रेसिडुअल एयर वॉल्यूम, देखिए ये क्या होता है? इट इज द वॉल्यूम ऑफ एयर विच रिमेन इनसाइड द लंग्स इवन आफ्टर फोर्सफुल एक्सपिरेशन। अभी मैंने क्या किया, फोर्सफुल एक्सपिरेशन किया, उसके बाद भी क्या होगा, कुछ एयर यहाँ पे लंग्स में बचेगा, दिस इज कॉल्ड रेसिडुअल एयर वॉल्यूम एंड इट्स अमाउंट इज अराउंड 1200 ml। ये आपको ध्यान देना है। अब देखिए, एनसीईआरटी में जो मेंशन किया वो रेंज में मेंशन किया गया है, बट आपको ये वॉल्यूम याद रखना है। अब वॉल्यूम से मिलके ही बनेगा कैपेसिटी। क्वेश्चन में क्या था? इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। इंस्पिरेटरी कैपेसिटी में क्या होगा? पहले नॉर्मल 500 था, उसके ऊपर मैंने कितना, दिस इज द IRC। तो क्या होगा, मतलब TAV प्लस IRV, ये क्या बन गया? दिस इज द IRC, दिस इज द IRC। क्लियर? और ये 500 था और ये 3000 था, तो कितना हो गया है? 3500 ml। दिस इज द IRC। तो मेरा आंसर क्या हो गया? C इज द करेक्ट आंसर। तो बहुत सारे और कॉन्सेप्ट मैंने आपको यहाँ बता दिए। अब देखिए, अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी फैक्टर आर फेवरेबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीहीमोग्लोबिन। कौन कौन से फैक्टर हैं जो ऑक्सीहीमोग्लोबिन के फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल या फेवरेबल है? मतलब कुल मिला के ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन के बीच क्या होना चाहिए? बाइंडिंग होना चाहिए। ठीक है,
उसको अपन एक ग्राफ से डिस्कस करेंगे। ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व के बारे में थोड़ा मैं बताता हूं यहां पे। ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व देखिए, जो नॉर्मल कर्व होगा, दिस इज द सिग्मॉइड, ओके, दिस इज द एक्स एक्सिस, दिस इज द वाई एक्सिस। वाई एक्सिस में मैंने लिया है परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ Hb, सीधा हीमोग्लोबिन। इस वाले एक्सिस पर मैंने लिया है PO2। ध्यान दीजिए, दिस ग्राफ रिप्रेजेंट द सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन। इस ग्राफ से हमको ये पता चलता है कि हीमोग्लोबिन कितना सैचुरेट होगा ऑक्सीजन के साथ। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो पहला जो सैचुरेशन डिपेंड करेगा, प्राइमरी डिपेंड ऑन द पार्शियल प्रेशर ऑफ द ऑक्सीजन। अब दिस ग्राफ कैन बी शिफ्टेड टुवर्ड द राइट साइड एंड टुवर्ड द लेफ्ट साइड। इफ ग्राफ का जो शिफ्टिंग होगा वो राइट साइड में शिफ्ट होगा एंड दिस इज द लेफ्ट शिफ्टिंग। तो मैं इसको लिखता हूं, दिस इज द नॉर्मल, ये नॉर्मल हो गया है, एंड दिस इज द राइट शिफ्ट एंड दिस इज द लेफ्ट शिफ्ट। ये लेफ्ट शिफ्ट हो गया। अब ध्यान दीजिए, कौन कौन से फैक्टर होंगे जो ग्राफ को राइट या लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करेंगे। ध्यान दीजिए, इफ ग्राफ शिफ्टेड टुवर्ड द राइट साइड, अगर ग्राफ राइट की तरफ शिफ्ट होता है, देन ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन के बीच जो बाइंडिंग कैपेसिटी होगा वो डिक्रीज होगा। इफ ग्राफ शिफ्टेड टुवर्ड द राइट साइड, तब क्या होगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो होगा वो नहीं बनेगा। अगर ग्राफ लेफ्ट की तरफ जा रहा है तो क्या होगा, इनके बीच एसोसिएशन होगा। फिर से सुन लीजिए, इफ ग्राफ शिफ्टेड टुवर्ड द राइट साइड, तब क्या होगा, ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन में डिसोसिएशन होगा। अगर ग्राफ लेफ्ट की तरफ जाता है तो दोनों के बीच क्या होगा, एसोसिएशन होगा। ठीक है। अब यहाँ पे कौन कौन से फैक्टर होंगे, देखिए, नॉर्मल पीएच जो होगा वो 7.4 है, नॉर्मल पीएच 7.4 है, ये 7.2 हुआ यहाँ पे, ये 7.6 हुआ, 7.8 हुआ है। तो एक बात मेरी समझ में आ रही है, जैसे जैसे पीएच डिक्रीज होगा, ग्राफ टुवर्ड्स शिफ्टेड द राइट साइड, तो जब पीएच कम होता है तो ग्राफ हमारा राइट की तरफ जाता है, और जब पीएच कम होगा तो क्या होगा, हाइड्रोजन आयन बढ़ेंगे। एक बार मतलब पीएच इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द हाइड्रोजन आयन, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मतलब अगर मेरे को ग्राफ को राइट की तरफ शिफ्ट करना है तो क्या होना चाहिए, पीएच को कम करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनना चाहिए, मतलब उनको क्या होना चाहिए, उनको एसोसिएट होना चाहिए। मतलब मेरे को ग्राफ को लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करना पड़ेगा। तो आप खुद सोचिए, जब लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होगा तो क्या होगा, ये देखिए ना, पीएच का क्या होना चाहिए, पीएच ज्यादा होना चाहिए। पीएच ज्यादा होना चाहिए तो हाइड्रोजन आयन कम होना चाहिए, तो लेस हाइड्रोजन आयन। एक बार ये पहला फैक्टर सही हो रहा है। उसके बाद देखिए, हाई PO2, जैसे जैसे PO2 बढ़ेगा, मान लो PO2 में बढ़ाता जाऊं तो क्या होगा, एसोसिएशन बढ़ेगा। ये भी करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। लो CO2, अगर मैं CO2 का कंसंट्रेशन को कम करते जाऊं तब भी क्या होगा, ग्राफ लेफ्ट की तरफ जाएगा। दिस इज आल्सो करेक्ट। लो टेम्परेचर, देखिए लो टेम्परेचर, अगर मैं टेम्परेचर को पहले हाई करूं तो क्या होगा, जो बॉन्डिंग होगा, ओके, जो हीमोग्लोबिन की जो बॉन्ड होगा वो टूटेंगे। जब टूटेंगे तो क्या होगा, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम होगा, तो मेरे को टेम्परेचर कम करना पड़ेगा, जिससे क्या होगा, उसको लेके जाएगा ऑक्सीजन को। ठीक है, ये वाला फैक्टर भी रिस्पॉन्सिबल हो गया है। तो मेरे पास क्या था, कौन कौन से फैक्टर फेवरेबल होंगे, एक होगा के दो होगा के तीन के चार। तो ऑल दीज फोर फैक्टर रिस्पॉन्सिबल और फेवरेबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन, मतलब इज द करेक्ट आंसर। क्लियर। उसके बाद अगले कुछ क्वेश्चन हैं।
अगला क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड हाउ मेनी पॉइंट्स करेक्ट अबाउट द एंजियोटेंसिन सेकंड। ओके, क्वेश्चन लिख देता हूं, करेक्ट पॉइंट्स अबाउट एंजियोटेंसिन सेकंड। एंजियोटेंसिन सेकंड के बारे में करेक्ट पॉइंट कौन कौन से हैं या कितने हैं? पहला जो पॉइंट दिया गया है, इंक्रीज जीएफआर, मतलब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट बढ़ेगा, पहला पॉइंट हो गया है। दूसरा पॉइंट है इसके अंदर इंक्रीज बीपी, ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करेगा। तीसरा पॉइंट है आपका यहां पे डिक्रीज ब्लड वॉल्यूम, डिक्रीज ब्लड वॉल्यूम। चौथा पॉइंट है आपका इंक्रीज एल्डोस्टेरोन सिक्रीशन, इंक्रीज एल्डोस्टेरोन सिक्रीशन। ओके, फिफ्थ पॉइंट है आपका वैसोकंस्ट्रिक्टर, वैसोकंस्ट्रिक्टर। और सिक्स पॉइंट है इंक्रीज सोडियम एक्सक्रीशन, मतलब सोडियम के एक्सक्रीशन को क्या करेगा, वो इंक्रीज करेगा। ध्यान से सुनिए, क्वेश्चन कह रहे हैं एंजियोटेंसिन के बारे में कितने पॉइंट करेक्ट हैं। ठीक है, ऑप्शन में लिख देता हूं, ऑप्शन है 4, 3 और 1। पहला ऑप्शन है आपका 4, दूसरा ऑप्शन है आपका बी, ऑप्शन है आपका 5, सी ऑप्शन है 3 और डी ऑप्शन है आपका 2। तो इसमें से कौन कौन से पॉइंट्स इसके बारे में सही? अब देखिए एंजियोटेंसिन सेकंड है क्या। आपने देखा होगा रास के बारे में, रेनिन एंजियोटेंसिन अल्डोस्टेरोन सिस्टम। ओके, इसमें क्या होगा, एंजियोटेंसिनोजन। व्हाट इज द एंजियोटेंसिनोजन? एंजियोटेंसिनोजन इट इज द टाइप ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन, एक टाइप का प्लाज्मा प्रोटीन है जो कि कहां से आएगा, लीवर से आएगा। अब एंजियोटेंसिनोजन को किसमें कन्वर्ट किया जाएगा, एंजियोटेंसिन फर्स्ट में कन्वर्ट किया जाएगा विद द हेल्प ऑफ या प्रेजेंस ऑफ, यहां पे होगा आपका रेनिन, सिंगल एम वाला रेनिन, जो कि एक हार्मोन है लेकिन यहाँ पे एंजाइम की तरह काम करेगा। एंड सिक्रेटेड बाय, कहां से सिक्रेट होगा, सिक्रेटेड बाय जेजी सेल्स ऑफ जेजीए। जस्टर ग्लोमेरुलर एपरेटस में जो जेजी सेल्स होंगे, और जेजी सेल्स मेनली कहां पे होंगे, एफरेंट आर्टेरियोल, वहां से सिक्रेट होगा रेनिन, जो कि क्या करेगा, एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन फर्स्ट में कन्वर्ट करेगा। उसके बाद जो एंजियोटेंसिन फर्स्ट है वो कन्वर्ट होगा एंजियोटेंसिन सेकंड में, और यही काम का है। और यहाँ पे आएगा ACE, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, जो कि आता है हमारे कैपिलरी ऑफ द लंग्स। ये आपको ध्यान देना। अब एंजियोटेंसिन सेकंड का टारगेट क्या है, ध्यान दीजिए। एक तो पावरफुल वैसोकंस्ट्रिक्टर है, ध्यान दीजिए, पावरफुल वैसोकंस्ट्रिक्टर है। तो एक तो बात समझ में आ गई है, ये वैसोकंस्ट्रिक्टर तो होगा, मतलब पहला पॉइंट ये करेक्ट हो रहा है। एंजियोटेंसिन का सेकंड का जो अगला टारगेट होगा वो क्या करेगा, पिट्यूटरी टारगेट होगा। और पिट्यूटरी से क्या होगा, एडीएच आएगा पोस्टीरियर पिट्यूटरी से, एंड एडीएच हेल्प इन रीअब्जॉर्प्शन ऑफ द वाटर, वाटर को रीअब्जॉर्ब करने में हेल्प करेगा। जब वाटर रीअब्जॉर्ब होगा तो ब्लड वॉल्यूम भी बढ़ेगा। तो आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, डिक्रीज ब्लड वॉल्यूम, ये तो पॉइंट नहीं हो सकता है।
दिस इज इनकरेक्ट। दूसरा इसका अगला टारगेट होगा एडिनम कॉर्टेक्स, और एडिनम कॉर्टेक्स से आएगा एल्डोस्टेरोन। अब देखिए एल्डोस्टेरोन दिस इज द सॉल्ट रिटेनिंग हार्मोन, ये क्या करेगा, सॉल्ट को रिटेन करेगा, मतलब सोडियम के रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ाएगा। बट यहाँ पे क्या लिखते हैं, इंक्रीज द सोडियम एक्सक्रीशन, जबकि क्या करेगा, सोडियम एक्सक्रीशन को कम होना चाहिए। तो ये वाला भी इतना रॉन्ग हो गया। ओके, दूसरा देखिए, अब यहाँ पे एल्डोस्टेरोन होगा, जब एल्डोस्टेरोन होगा तो दूसरे तरीके से क्या होगा, ब्लड ज्यादा क्या होगा, हाइपरटोनिक बनेगा। हाइपरटोनिक बनेगा तो पानी उसके पीछे पीछे आएगा, सेल का जो वाटर होगा वो बाहर आएगा। अब आप देखिए, जब वाटर आएगा तो ब्लड वॉल्यूम भी बढ़ेगा, और ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा तो ब्लड प्रेशर भी बढ़ेगा, और ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो ये वाला पॉइंट करेक्ट हो रहा है, इंक्रीज ब्लड प्रेशर। ओके, मतलब मेरे 2 पॉइंट अभी करेक्ट हो गए हैं और 2 रॉन्ग हो गए। उसके बाद देखिए, जब ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो क्या होगा, जीएफआर बढ़ेगा, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट भी बढ़ेगा, तो जीएफआर भी इंक्रीज कर दिया है, मतलब 3 पॉइंट मेरे करेक्ट हो रहे हैं। अभी मैंने बोला इंक्रीज अल्डोस्टेरोन सिक्रीशन, है ना, अल्डोस्टेरोन की सिक्रीशन को भी बढ़ाएगा, तो मेरे 4 पॉइंट करेक्ट हो गए हैं। ओके, तो आंसर मेरा क्या हो गया, ए इज द करेक्ट आंसर। क्लियर, ठीक है। दिस इज अनदर मास्टर क्वेश्चन। इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट मैंने आपको क्लियर कर दिए हैं। और आप देखिए, जीएफआर बढ़ेगा तो क्या होगा, यूरिन आउटपुट भी बढ़ सकता है, बढ़ेगा यूरिन आउटपुट। ओके, तो ऐसे पर्सन को क्या हो जाएगा, पॉली यूरिया होगा, दिस इज अ डायलिसिस कंडीशन। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, हाउ मच ऑक्सीजन ब्लड सप्लाई टू द टिश्यू इन वन सर्कुलेशन इन नॉर्मल कंडीशन। ओके, क्वेश्चन है हाउ मच ऑक्सीजन, ओके, blood supplies to tissue in one circulation in normal condition। ऑप्शन है यहाँ पे, ए इज द 75%, बी इज द 4%, एंड सी इज द 25%, और जो डी होगा वो आपका 20% होगा। ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। हाउ मच ऑक्सीजन ब्लड सप्लाई टू टिश्यू इन वन सर्कुलेशन नॉर्मल कंडीशन। अब देखिए, एनसीईआरटी में चीज डायरेक्ट मेंशन किया गया है, इफ वी हैव 100 ml ऑफ ब्लड, अगर हमारे पास 100 ml ब्लड का हम कैलकुलेशन कंसीडर करेंगे तो 100 ml ब्लड टिश्यू पे 5 ml ऑफ O2 डिलीवर करता है। क्लियर, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब ये कैसे आया 5 ml? ओके, देखिए हमारे पास जो नॉर्मल हीमोग्लोबिन है, नॉर्मल एचबी का वैल्यू कितना है, मेल और फीमेल में तो वेरी करेगा, लेकिन हम एवरेज मान रहे हैं 15 ग्राम ऑफ एचबी पर 100 ml ऑफ ब्लड। ओके ओके, नॉर्मल 100 ml ब्लड में 15 ग्राम हीमोग्लोबिन हमारे पास, 1 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन 1 ग्राम ऑफ एचबी अराउंड 1.34 ml ऑफ ऑक्सीजन कैरी करता है। ध्यान से सुनिए, 1 ग्राम हीमोग्लोबिन 1.34 ml ऑक्सीजन कैरी करेगा, तो 15 ग्राम कितना करेगा, तो 15 into 1.34 इक्वल टू 20.1। ओके, ये 20.1 ml हो गया है। इस 20 में से जो होगा वो 5 ml क्या होगा, टिश्यू पे डिलीवर होगा, तो बाकी का जो रिमेनिंग 15 ml होगा वो आगे चल के मेन सर्कुलेशन पे मिल जाएगा। ओके, अब ये क्या हो गया, दिस इज द 20 का कितना हुआ है, जो 5 ml है, दिस इज द 25%।
मतलब वो इसमें से जो 500 टिश्यू पे डिलीवर हुआ है उसका वो परसेंटेज पूछ रहे हैं, तो मेरा आंसर क्या हो गया है, इज द 25%। इज दैट क्लियर? दिस इज अनदर मास्टर क्वेश्चन। ओके, उसके बाद अगला क्वेश्चन होगा, ये भी बहुत ही है, द स्टेट ऑफ हार्ट व्हेन इट इज नॉट पंपिंग ब्लड इफेक्टिवली। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा गया है। द स्टेट ऑफ हार्ट, ओके, in which it is not pumping blood effectively। ओके, इतने क्वेश्चन हो गए। अब ऑप्शन था, पहला है कार्डियक अरेस्ट, तो काफी आसान क्वेश्चन है, कार्डियक अरेस्ट। दूसरा होगा आपका हार्ट फेलियर, या हार्ट फेल हो जाना। ओके, सी ऑप्शन है आपका हार्ट अटैक, इसको एमआई भी कह सकते हैं, दिस इज द मायोकार्डियल इंफ्राक्शन। और डी ऑप्शन है आपका, दिस इज द हार्ट ब्लॉक। ध्यान दीजिए, एक क्वेश्चन मैंने इसलिए बताया क्योंकि बाकी डिसऑर्डर को भी अपन समझ लेंगे। देखिए वो कह रहे हैं अगर हमारे जो हार्ट है, हमारा जो हार्ट है वो इफेक्टिवली ब्लड पंप नहीं कर पा रहा है, आंसर तो होगा दिस इज द हार्ट फेलियर। ओके, करेक्ट आंसर क्या होगा, हार्ट फेलियर, मतलब हमारा हार्ट फेल हो गया है। अब देखिए कार्डियक अरेस्ट क्या होता है, कार्डियक अरेस्ट इट इज द टोटल स्टॉपेज बीटिंग ऑफ द हार्ट। अगर हार्ट ने पूरी तरह से बीट करना बंद कर दिया, दिस इज द कार्डियक अरेस्ट। ओके, एंड व्हाट इज द हार्ट अटैक? देखिए हार्ट अटैक इट इज द सडन डैमेज ऑफ द कार्डियक मसल। अगर हमारे कार्डियक मसल सडन डैमेज हो जाते हैं, दिस इज कॉल्ड हार्ट अटैक और मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन। और जितने भी डिसऑर्डर हैं, यही डिसऑर्डर इरिवर्सिबल है। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है नीट के लिए। एंड हार्ट ब्लॉक क्या है? इट इज द ब्लॉकेज इन द कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ द हार्ट। अगर हार्ट के कंडक्टिंग सिस्टम ब्लॉक हो जाते हैं, दिस इज कॉल्ड हार्ट ब्लॉक। और कंडक्टिंग सिस्टम दिस इज द एसी नोड और आपका एबी नोड, बंडल ऑफ गेज एंड पर्किंजे फाइबर, बंडल ऑफ गेज पर्किंजे फाइबर। तो ऐसे नोड में भी ब्लॉकेज हो सकता है, मेनली एबी नोड में भी हो सकता है। अगर कोई भी कंडक्टिंग सिस्टम का ब्लॉकेज हो गया है, दिस इज द हार्ट ब्लॉक। और अगर इफेक्टिवली पंप नहीं कर पा रहा है, दिस इज द हार्ट फेलियर। ठीक है, तो वहां पे पर्टिकुलर जो कार्डियक मसल्स हैं वहां पे ऑक्सीजन कम हो जाएगा, तो वहां पे कार्डियक इस्कीमिया भी हो सकता है। ठीक है, दिस इज द आंसर क्वेश्चन। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, disease caused due to the insufficiency of the hormone. Okay, include all except। क्वेश्चन है which is not deficiency disease। कुल मिला कौन सी बीमारी डेफिशिएंसी से नहीं होगा? पहला ऑप्शन में लिखता हूं। ओके, पहला ऑप्शन है कुशिंग डिजीज, कुशिंग डिजीज। दूसरा ऑप्शन है आपका एडिशन डिजीज, एडिशन डिजीज। तीसरा ऑप्शन है आपका क्रिटिनिज्म, क्रिटिनिज्म हो गया। और चौथा ऑप्शन है आपका डायबिटीज इंसिपिडस, डायबिटीज इंसिपिडस हो गया। अब ध्यान दीजिए, वो कह रहे हैं विच इज नॉट द डेफिशिएंसी डिजीज,
नॉट डेफिशिएंसी, कौन सा हाइपोसिक्रीशन की वजह से नहीं होगा, इट इज नॉट ड्यू टू द हाइपोसिक्रीशन। ओके, अब देखिए एडिशन डिसीज, एडिशन डिसीज इट इज द फर्स्ट हार्मोनल डिसीज, और एडिशन डिसीज होता है एडिनल कॉर्टेक्स के जो हार्मोन की डेफिशिएंसी से होगा, ये तो डेफिशिएंसी वाला डिसीज है। ओके, तो ये आंसर पॉसिबल नहीं है। डायबिटिक इंसिपिडस, डायबिटिक इंसिपिडस इट इज ड्यू टू द हाइपोसिक्रीशन ऑफ द एडीएच। ओके, एंटी डायरेटिक हार्मोन की डेफिशिएंसी से होगा, ये भी नहीं होगा। ठीक है, क्रिटिनिज्म, क्रिटिनिज्म इट इज ड्यू टू द हाइपोसिक्रीशन ऑफ द थायराइड हार्मोन इन द चाइल्ड। अगर बच्चों में थायरोक्सिन हार्मोन का डेफिशिएंसी हो जाए, दिस इज कॉल्ड क्रिटिनिज्म, तो ये भी नहीं होगा। और इसका मेन खास सिम्टम था डीफ म्यूटिज्म। ओके, ना तो बच्चा ठीक से बोल पाएगा, ना बच्चा ठीक से सुन पाएगा, दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स ऑफ द क्रिटिनिज्म। कुशिंग्स डिजीज जो होगा, इट इज ड्यू टू द हाइपर सिक्रीशन ऑफ द एडिनल कॉर्टेक्स हार्मोन। एडिनल कॉर्टेक्स के जो हार्मोन है, अगर उनका हाइपर सिक्रीशन हो जाए, देन कॉज कुशिंग डिजीज। ओके, यहाँ पे क्या कह रहे हैं, नॉट डेफिशिएंसी, मतलब ये हाइपर से हो गया, मेरा आंसर क्या है, ये इनका करेक्ट आंसर। क्लियर, बाकी के सब जो बीमारियां हैं वो किससे हो रहे हैं, वो हाइपो से हो रहे हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लाज्मोडियम मलेरिया पैरासाइट बिलोंग टू व्हिच क्लास। क्वेश्चन है, प्लाज्मोडियम बिलोंग टू व्हिच क्लास। ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछेगा कई बार। पहला ऑप्शन है सार्कोडिना, सार्कोडिना। दूसरा ऑप्शन है आपका सीलिएटा। ओके, ये सब प्रोटोजोआ की क्लास है। उसके बाद स्पोरोजोआ, स्पोरोजोआ, और डी ऑप्शन है आपका नन ऑफ द अबव, इसमें से कोई नहीं। देखिए, प्लाज्मोडियम इट इज द कॉजेटिव एजेंट ऑफ द मलेरिया। मलेरिया जिससे होता है, दिस इज द प्लाज्मोडियम। 4 टाइप का मलेरिया होगा, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम ओवल, प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम, प्लाज्मोडियम मलेरिया। ठीक है, तो प्लाज्मोडियम दिस इज द कॉजेटिव एजेंट। वेक्टर क्या है, फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो, फीमेल एनाफिलिस फैलाने का काम करता है, लेकिन प्लाज्मोडियम क्या है, पॉजिटिव एजेंट है, वो बिलोंग करेगा स्पोरोजोआ से। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्पोरोजोआ इट इज द ओनली क्लास ऑफ द प्रोटोजोआ व्हिच हैव ओनली पैरासाइट। ये केवल क्लास है जिसके अंदर ओनली पैरासाइट्स हैं। ठीक है ना, इसमें कोई भी लोकोमोटिव ऑर्गेनेल भी नहीं होगा। जनरली अपन प्रोटोजोआ में क्या देखते हैं, सूडोपोडिया है, सीलिया है, फ्लैजिला है, सीलिया लाइक फ्लैजिला है। देयर आर 4 टाइप ऑफ लोकोमोटरी ऑर्गेनेल इन द प्रोटोजोआ। फिर से बोलना, सूडोपोडिया, फिर सूडोपोडिया के टाइप होंगे, फ्लैजिला होगा, ओके, सीलिया होगा एंड सीलिया लाइक फ्लैजिला। लेकिन ये ऐसा क्लास है जहां पे कोई भी लोकोमोटिव ऑर्गेनेल नहीं है, क्योंकि ऑल दी मेंबर आर पैरासाइट ऑफ दिस क्लास। जब पैरासाइट है तो उनको चलने की जरूरत ही नहीं है, वो सिर्फ होस्ट पे डिपेंडेंट है। तो प्लाज्मोडियम किस क्लास से बिलोंग करेगा, स्पोरोजोआ से। ओके, क्लियर। तो दीज आर द सम मास्टर क्वेश्चन, बाकी अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है सभी।